जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन नेवी का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। और देखो, आज मैं आप लोगों को दो बहुत बड़ी खुशखबरी के बारे में बताने वाला हूँ। एक खुशखबरी तो मेरे लिए है और दूसरा खुशखबरी आप लोगों के लिए है, तो दोनों आप लोगों को सुनना है। सबसे जो पहला खुशखबरी है ना, कल मेरा एनसीसी का रिजल्ट निकला जिसमें मैं पास हूँ, ठीक है ना। मैं जैसे एनसीसी में पास हूँ ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं किस तरह से पास हूँ ये जानना बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। इससे पहले भी मैं एनसीसी का पेपर दिया था और आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता था, बहुत ज़्यादा मैं सीरियस था, पूरा दिन रात बस एनसीसी के बारे में पढ़ते रहता था और कोई कहीं से भी पूछ देता था ना तो मैं बता देता था। और मेरे अंदर एकदम कॉन्फिडेंस था कि मुझे एनसीसी में कोई फेले नहीं कर सकता है। लेकिन मतलब उधर मैं पेपर देने गया, सब कुछ किया, रिजल्ट निकला तो पता चला मैं फेल हूँ। इतना ज़्यादा मैं डिप्रेशन में आ गया ना, मैं सोचा यार इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद जब एनसीसी का पेपर नहीं निकला तो शायद मुझसे एनसीसी का पेपर नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना। लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा, अपना लगा रहा। और इस साल जो एनसीसी का पेपर हुआ ना, मैं आप लोग को हकीकत बता रहा हूँ, एक भी दिन मैं नहीं पढ़ा था। और इससे भी बड़ी बात यह है ना, देखो किस्मत में जो रहता है वो तो मिलता ही है मेरे भाई। अब किस्मत यहाँ से कहाँ आ गई, मेहनत तो मैं किया ही था। मतलब जिस दिन मेरा एनसीसी का पेपर होने वाला था ना, मैं नहीं सोचा था कि एनसीसी का पेपर देने जाना है। उसी दिन मेरा जैसे यूपी पुलिस का पेपर था तो मैं एनसीसी का पेपर छोड़ दिया, यूपी पुलिस का पेपर देने चला गया। यूपी पुलिस का पेपर देकर आया तो पता चला है कि एनसीसी का पेपर उस दिन हो भी नहीं किया, पेपर वे लीक हो गया था तो पेपर निरस्त हो गया। वो लोग दूसरे दिन एनसीसी का पेपर कराए तो उस दिन मुझे टाइम मिला, फिर बाद में पता चला है कि यूपी पुलिस का हम पेपर देकर आए थे, पता चला है कि वो पेपर वे निरस्त हो गया। तो वो पेपर देने का हमको चांस मिलवे करेगा और इधर एनसीसी का दोबारा हमको पेपर देने का चांस मिल गया। तो वो भी हम जाने वाले नहीं थे, कुछ दोस्त बोले चलो मतलब दे लोगे तो सही रहेगा। मैं गया, पेपर दिया, रिजल्ट निकला, पास हो गया। मतलब कहाँ से यार, मतलब कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। बस अपने लाइफ में ना मतलब कभी भी हिम्मत नहीं हारना, ठीक है ना। बस मेहनत करते रहना। इस बार नहीं पास होगे अगली बार पास हो जाओगे, अगली बार नहीं पास होगे अगली बार पास हो जाओगे। मतलब जैसे अगर इसमें नहीं जिसका तैयारी कर रहे हो उसमें नहीं पास हो पाओगे, दूसरे में पास हो जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब कामयाबी जरूर मिलेगी, ठीक है ना। आपको वर्दी जरूर मिलेगा, हथियार जरूर मिलेगा। तो आप लोगों को पीछा नहीं छोड़ना है मेरे भाई। आप लोग हम ही को देख लो, ठीक है ना। अब दूसरे का उदाहरण क्या दे। अब जो दूसरा खुशखबरी का बात है, अब चाहे कुछ भी आप समझो, मेरा एनसीसी से मतलब जो रिजल्ट निकला है चाहे उसका समझो, चाहे कुछ भी समझो, मेरा जो नीलेश डिफेंस कैरियर एप्लीकेशन है, जितने लोग डाउनलोड नहीं किए हो ना तो फटाक से प्ले स्टोर पर जाकर नीलेश डिफेंस कैरियर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और नीलेश डिफेंस कैरियर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उसमें आप लोग रजिस्ट्रेशन करके अपना आईडी पासवर्ड बना लो, ठीक है ना, नीलेश डिफेंस कैरियर एप्लीकेशन में। और उसके बाद से जब आईडी पासवर्ड बना लोगे तो आज मैं अपना जैसे बैच लॉन्च कर दिया हूँ। ये मार्कोस बैच है, ठीक है ना, मार्कोस बैच है और इसका प्राइस मैं सिर्फ 49 रुपया रखा हूँ। और इसमें हम लोग जितना ज़्यादा मेहनत किया है ना, अगर उससे तुलना करोगे ना तो 49 रुपया कुछ भी नहीं है। आप कुछ महान लोग बोलेंगे ना भाई ये तो बहुत ज़्यादा है 49 रुपया, मेरे भाई मतलब 600 रुपया 700 रुपया का बैच उधर मिल रहा है, मैं देख रहा हूँ। और जितना प्रश्न वहाँ से देखने को मिलेगा ना उतना प्रश्न मेरे एप्लीकेशन से देखने को मिलेगा, ये मैं पूरा दावा के साथ बोल सकता हूँ। क्योंकि इंडियन आर्मी में जितना प्रश्न मैं पढ़ाया था ना, मैं उस तरह से ओपन पढ़ाया था, बिना मतलब यूट्यूब पर जो पढ़ाया था ना, जितना प्रश्न मेरे क्लास से देखने को मिला था ना, कोई कितना भी महंगा कोर्स लिया होगा उतना ही प्रश्न उसको भी देखने को मिला होगा और उतना ही प्रश्न वो भी किया होगा, क्योंकि मैं खुद पूरा प्रश्न देखा था। तो इसमें आप लोग को पूरा चैप्टर वाइज जो ये सिर्फ 2 दिन के लिए है, मैं वीडियो में बोल दिया था इसलिए 2 दिन के लिए बोल दे रहा हूँ। और मेरा रिजल्ट निकला है इसके खुशी में। इसके बाद से इसका प्राइस 149 रुपया भी हो सकता है, 99 रुपया भी हो सकता है, वो मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा। अभी आज और कल 10 बजे तक याद रखना, ठीक है ना, कल सुबह में 10 बजे तक इसका प्राइस सिर्फ 49 रुपया है। मार्कोस बैच के नाम से मतलब आपका जैसे बैच है, ठीक है ना। अब 49 रुपये में आपको पूरा टॉपिक वाइज जो इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस दिया ना उससे रिलेटेड पूरा प्रश्न आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। इसमें सामान्य ज्ञान का पूरा प्रश्न मिल जाएगा, सामान्य विज्ञान का भी मिल जाएगा और मैथ का तो आप लोग का यूट्यूब पर चलता ही रहेगा। और जैसे ही आप लोग का पेपर नज़दीक आएगा ना तो सभी लोगों को पूरा मिल जाएगा। अब इसमें कैसे आप लोग को परचेज करना है मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ।
हूँ। सबसे पहले जैसे मेरा ये बैच लेने के लिए अगर इंडियन नेवी का पेपर पास करना है तो ये बैच आप लोगों को लेना ही पड़ेगा, बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नेवी की तरफ से जो सिलेबस दिया गया है, जो चैप्टर दिया गया है, पूरे चैप्टर का प्रश्न मैं एकदम पूरा क्रम से लिख दिया हूँ और ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं है, जिस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है उसी टाइप का है, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग को एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जब इस तरह से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे, आईडी पासवर्ड बना लोगे, तो इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आएगा, ठीक है ना। तो ये देखो, ये आपका मार्कोस बैच है, तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। ये जो पेड कोर्स है ना, जब इसमें आप लोग पेड कोर्स में क्लिक करोगे ना, अभी टेस्ट वाला भी आज चेक करते रहना, टेस्ट वाला भी मतलब 12 बजे या शाम तक लॉन्च हो जाएगा। तो आप लोग को मॉक टेस्ट अभी लोगे तो 49 रुपये में मिल जाएगा, नहीं तो कल के बाद वो भी 99 रुपया हो जाएगा। मतलब मॉक टेस्ट भी जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन 49 रुपया, मतलब 2 दिन 49 रुपया रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग देख लेना, अभी तो सिर्फ पेड कोर्स है। तो इस पर जब क्लिक करोगे ना, या इस पर क्लिक करना या इस पर क्लिक करना, तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन से देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है बाई नाउ लिखा गया है। जब बाई नाउ पर आप लोग क्लिक करोगे ना, जैसे जब बाई नाउ पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा ऑप्शन से आपके सामने देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा गया है पेमेंट प्रोसेड 49 रुपया, तो इस पर आप लोग को क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे ना, वैसे आप लोग के सामने इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और अदर्स। अगर आप गूगल पे चलाते हो तो गूगल पे पर क्लिक करना है, अगर फोन पे चलाते हो तो फोन पे पर क्लिक करना है। कुछ भी चलाते हो, जैसे फोन पे पर जब क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, फोन पे पर क्लिक करना है, उसके बाद से ऑटोमेटिक में यहाँ कुछ नहीं करना है, इसी तरह से प्रोसीड रहेगा। फिर ऑटोमेटिक में कुछ ऐसा ऑप्शन से देखने को मिलेगा, आपका बैंक वाला आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से नीचे यहाँ पर पे 49 लिखा गया है, तो इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। आईडी डालोगे, जैसे जो आपका फोन पे का कोड रहेगा, गूगल पे का कोड रहेगा, जब वो डालकर कंफर्म कर दोगे ना, तो ऐसे छोड़ देना है। 1-2 मिनट के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर ये आपका जैसे माई कोर्स में आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाला बैच आपका माई कोर्स में आ जाएगा। फिर वहां से आप लोग कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। ये वाला बैच जब आपका माई कोर्स में आ जाएगा, तो अभी सिर्फ आप लोग को सामान्य ज्ञान वाला प्रश्न उसमें देखने को मिलेगा। लेकिन जितने लोग अभी रजिस्टर कर लेंगे, समझो एडमिशन ओपन हो गया है, ठीक है ना, जितने लोग रजिस्टर कर लेंगे, सबसे पहले तो उन लोगों को सिलेबस देखने को मिलेगा, नेवी एमआर का पूरा सिलेबस देखने को मिलेगा ऑफिशियल, ठीक है ना। उसके बाद से मतलब आपका सामान्य ज्ञान का पूरा चैप्टर वाइज प्रश्न देखने को मिल जाएगा। और इसमें कुछ और प्रश्न अभी ऐड किए जाएंगे, अभी उस पर काम चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद सामान्य विज्ञान का भी डाला नहीं गया है, लेकिन धीरे धीरे मतलब 5 से 6 दिन के अंदर में आपका सामान्य विज्ञान का भी पूरा प्रश्न चैप्टर वाइज डाल दिया जाएगा। फिर पेड वाले में ही करंट अफेयर्स का भी प्रश्न पड़ता रहेगा। तो इसको आप लोग जरूर देखना, ठीक है ना, इसको आप लोग जरूर देख लेना। और जिस तरह से बताया उस तरह से कर लेना। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो हमें बता देना, ठीक है ना। और आज का ये जो क्लास है का पूरा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, दोनों खुशखबरी मैं आप लोग को बता दिया हूं। तो फटाक से जाओ, अभी से आप लोग परचेज कर लो तो सही रहेगा। कोई दिक्कत होगा तो थोड़ा सा वेट करके उसके बाद से परचेज करना, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। आपका पूरा 50 प्रश्न लिया गया है, ठीक है ना, जिसमें से 25 प्रश्न जीके का है। और आज जो जीके का प्रश्न लिया गया है ना, उसका लेवल एकदम आसान है, एकदम। आप सभी लोगों को आज 50 में से 45 प्रश्न करना है, जितने लोग आर्मी का तैयारी कर रहे थे, ठीक है ना। मेरे भाई मतलब भीड़ जिधर जाता है ना, उधर ही सारे लड़के जाते हैं। आर्मी में मतलब ज़्यादा लोग फार्म भरते हैं, इसमें ज़्यादा लोग नहीं। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है, पूरा सीरियस होकर पढ़ना है, जिस तरह आर्मी का तैयारी कर रहे थे। 25 प्रश्न आपका जीके का रहने वाला है, 13 प्रश्न मैथ का रहने वाला है, 12 प्रश्न साइंस का रहने वाला है। तो पूरा क्लास आप लोगों को देखना है। और आज आप लोग का स्कोर अच्छा आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आज मतलब थोड़ा ईजी प्रश्न लाया हूँ, लेकिन कल का प्रश्न थोड़ा टफ लाऊंगा। वर्तमान में भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले में और खेल मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में भारत के सूचना प्रसारण मंत्री, युवा मामले में खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अनुराग ठाकुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजनाथ सिंह क्या है? राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं, ठीक है ना। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है। वर्तमान में भारत के सड़क मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के सड़क मंत्री कौन है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। वर्तमान में भारत के सड़क मंत्री नितिन गडकरी हैं, ठीक है ना। और वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। आर्मी में बार बार पूछा गया था, और आर्मी के लेवल का ही प्रश्न नेवी एमआर में पूछा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एमआर का फुल फॉर्म ही होता है मैट्रिक रिक्रूट, ठीक है ना। तो ये आप लोग को पूरा पता होना चाहिए।
आपका नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, लता मंगेशकर और नॉन अफदीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताओ। और संडे को आप लोग तैयार रहना, संडे का दिन लाइव क्लास चलेगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थे, ठीक है ना। सबसे पहले राज्यपाल पूछ देगा, तो जैसे महिला में सबसे पहले राज्यपाल कौन बनी? तो वो सरोजिनी नायडू बनी, ठीक है ना। प्रथम महिला राज्यपाल पूछ देता है। क्या पूछ देता है? प्रथम महिला राज्यपाल, ठीक है ना। प्रथम महिला राज्यपाल, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम महिला राज्यपाल जब पूछेगा ना, तो इसका राइट आंसर सरोजिनी नायडू हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश से रहने वाली थी। अब देखो, अब यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ पूछा गया है, यूएनओ पूछा गया है। यूएनओ के बारे में मैं आप लोगों को बार बार बताते रहता हूँ, गलत नहीं होना चाहिए। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएनओ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क है, ठीक है ना। यूएनओ का स्थापना कब हुआ? यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। यूएनओ में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो यूएनओ में वर्तमान में 193 यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। 193 सदस्य देश हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं बार बार रिवीजन कराते, इसलिए बार बार रिवीजन कराते रहता हूँ, ताकि आप लोगों को ये सब भूले ना, हमेशा हमेशा के लिए याद रहे, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, रूस और अमेरिका। तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? यहाँ पर देश पूछा जा रहा है, राज्य नहीं पूछा जा रहा है। जब आपका देश पूछा जाएगा तो चीन हो जाएगा, ठीक है ना। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पर पाया जाता है? पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला आपका चीन में पाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन चीन वाले काले काले नहीं होते हैं, चीन वाले गोरे गोरे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर भारत में पूछेगा तो भारत में झारखंड की तरफ धनबाद में मतलब सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, चुन चुन के सभी प्रश्नों को सही करो, ठीक है ना। क्योंकि ये सारा प्रश्न मैं आप लोगों को करा चुका हूँ और आज थोड़ा इजी लेवल का प्रश्न लेकर आया हूँ। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान, इंग्लैंड, नॉर्वे और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका जापान हो जाएगा, ठीक है ना। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो जापान को कहते हैं। अब आप लोगों को बताना है कि डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। काफ़ी दिनों से आप लोग कमेंट नहीं कर रहे थे, तो ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है ना। डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। सर्वोच्च गैर वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है? तो सर्वोच्च गैर वीरता पदक पुरस्कार कौन सा है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अशोक चक्र, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र और महावीर चक्र। इसका राइट आंसर आपका अशोक चक्र हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर परमवीर चक्र लिखा गया है। अगर पूछ देगा ना, क्या पूछ देगा? पूछ देगा कि सर्वोच्च, ठीक है ना। पूछ देगा आपका सर्वोच्च पूछ देगा, ठीक है ना। पूछ देगा कि सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है। तो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार जो है वो कौन सा है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार जो है ना वो परमवीर चक्र है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड कर्जन। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? कई बार बताया हूँ, लॉर्ड माउंटबेटन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय सेना का तोपखाना केंद्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान है। तो भारतीय सेना का तोपखाना केंद्र कहाँ स्थित है? भारतीय सेना का तोपखाना केंद्र महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है ना। महाराष्ट्र में आपका भारतीय सेना का तोपखाना केंद्र स्थित है, महाराष्ट्र के देवलाली में, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा, संतोष यादव और किरण बेदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नोबेल
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो इसका राइट आंसर मदर टेरेसा हो जाएगा, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला आपका मदर टेरेसा इज राइट आंसर। पूछ दिया कि माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली महिला, कहाँ पर, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन है, तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन है, वो आपका संतोष यादव हो जाएगा, ठीक है ना। और प्रथम महिला आईपीएस, प्रथम महिला आईपीएस कौन है, तो प्रथम महिला आईपीएस आपका किरण बेदी है, ठीक है ना। प्रथम महिला आईपीएस आपका किरण बेदी है। सरोजनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल हैं। प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, ये सरोजनी नायडू हैं, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा आप लोगों को एकदम पता होना चाहिए, कोई भी प्रश्न आए तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री। तो जो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है ना, वो आपका क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना। मंत्रिपरिषद का प्रमुख आपका प्रधानमंत्री होता है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पर है, जाकार्ता, दोहा, टोक्यो और बगदाद। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताओ। थोड़ा सा मैं पानी पी ले रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा पंखा लगाया हूँ तभी भी थोड़ा बहुत गर्मी हो रहा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताओ, ठीक है ना। अभी आप लोगों को जैसे ही मैं अपना आवाज़ बंद किया हूँ तो सब पंखे का आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। तो सोचो मैं कितना तेज़ बोलता हूँ कि पंखे का आवाज़ दब जाता है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पर है, तो आपका इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता है, ठीक है ना। इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता है। अब दोहा पूछ दिया है, तो दोहा कतर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका कतर का राजधानी कहाँ पर हो जाएगा, दोहा हो जाएगा। जापान का राजधानी कहाँ पर हो जाएगा, जापान का राजधानी आपका टोक्यो हो जाएगा, ठीक है ना। इराक का राजधानी कहाँ पर हो जाएगा, तो इराक का राजधानी आपका बगदाद हो जाएगा। आप लोगों को ये बात क्लियर पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री और बाल गंगाधर तिलक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है, तो गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर जी को जाना जाता है। जनगण मन के रचयिता भी रविंद्रनाथ टैगोर है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। जनगण मन के रचयिता कौन है, तो आपके जनगण मन के रचयिता भी कौन है, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर है, ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, कई बार मैं आप लोगों को बताया हूँ, कलवरी, कामिनी, अप्सरा और साइरस। इसका राइट आंसर अप्सरा हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, आप लोगों को देखना है कि 45 प्रश्न से अधिक सही हो रहा है कि नहीं। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु, केरल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। भारत में शांत घाटी असम में स्थित है, ठीक है ना। भारत में शांत घाटी असम में स्थित है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। असम का राजधानी दिसपुर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है, गोल्फ, फुटबॉल, पोलो और हॉकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप गोल्फ से संबंधित है, ठीक है ना। पूछ देगा फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो फुटबॉल में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। और हॉकी में भी आपके 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। तो खेल में खिलाड़ियों का संख्या ये पूछेगा, 100% पूछेगा। नेवी के तरफ से बताया गया, मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लेना। आपका नेक्स्ट है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। गायत्री मंत्र का उल्लेख आपका ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख आपका ऋग्वेद में है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। गायत्री मंत्र का उल्लेख आपका ऋग्वेद में है। और पूछ देगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है,
तो सबसे जो पुराना वेद है ना वो भी आपका ऋग्वेद ही है। सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है, ठीक है ना, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक के मतलब आरबीआई बोला जा रहा है, ठीक है ना, आरबीआई बोला जा रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बोला जा रहा है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री, ठीक है ना, प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। और जितने लोग नए जुड़े हो, बीच से जुड़े हो, उतने लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको इंडियन नेवी एमआर का पेपर पास करना है ना, तो मेरे भाई फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ, नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, उस एप्लीकेशन में अपना आईडी पासवर्ड बना लो। उसके बाद से अभी सिर्फ 49 रुपये में, अभी मतलब आज ही लॉन्च हुआ है, ठीक है ना। अब पता नहीं आप ये वीडियो कब देखोगे कब नहीं देखोगे, लेकिन आज मैं बता दे रहा हूँ 16 तारीख है, ठीक है ना। और आज 16 तारीख है, 5वां महीना है। आज आप लोगों को सिर्फ 49 रुपये में इंडियन नेवी एमआर का पूरा जीके जीएस का पूरा प्रश्न देखने को मिल रहा है मेरे एप्लीकेशन में, ठीक है ना। तो वहाँ से आप लोग परचेज कर लेना। अभी जीके का प्रश्न डाला गया है, जीएस का भी डाल दिया जाएगा, और मॉक टेस्ट भी आप लोगों को परचेज कर लेना है, नहीं तो ये फिर मतलब ये 49 रुपये से बढ़ जाएगा। अभी मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ, जितने लोग रेगुलर क्लास करते हो, फिर बाद में नहीं कहना कि हमें नहीं बताया, ठीक है ना। तो आप लोग देख लेना। नेक्स्ट है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1945, 1950, 1947 और 1919 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? योजना आयोग का स्थापना आपका 1950 में हुआ, ठीक है ना। यूएनओ का स्थापना 1945 में हुआ, और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, कई बार इसको तो बता चुका हूँ, ठीक है ना। यूएनओ का स्थापना। और अपना देश आज़ाद कब हुआ? तो अपना देश स्वतंत्र कब हुआ, ठीक है ना। अपना देश स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमरनाथ की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, असम और उत्तराखंड। तो जो अमरनाथ का गुफा है ना वो कहाँ पर स्थित है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अमरनाथ का गुफा जम्मू कश्मीर में स्थित है। एलोरा का गुफा जब पूछ देगा ना, बार बार पूछा जाता है कि एलोरा का गुफा कहाँ पर स्थित है, तो आपका एलोरा का गुफा महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है ना। और अगर अमरनाथ गुफा पूछ देगा ना तो अमरनाथ गुफा आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ? 1872, 1947, 1951 और 1945 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बोला गया कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो हुआ ना वो आपका 1951 में हुआ। स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना आपका 1951 में हुआ। पूछ देगा, स्वतंत्र नहीं, अगर पूछ देगा कि जनगणना का शुरुआत कब से हुआ तो 1872 से हुआ, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ठीक है ना। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना हुआ था। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में आपका पहली बार जनगणना कब हुआ था? पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? नृत्य से भी प्रश्न पूछेगा। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपका जो यक्षगान है ये आपका यक्षगान कर्नाटक का है, ठीक है ना। यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? तो यक्षगान आपका कर्नाटक का नृत्य है। केरल का पूछ देगा कि कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो कथकली किस राज्य का नृत्य है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो कथकली आपका केरल का है। तमिलनाडु भरतनाट्यम पूछ देगा, ठीक है ना, बार बार पूछा जाता है। भरतनाट्यम यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, भरतनाट्यम, इसको आप लोग कर लेना, ठीक है ना। भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये आपका तमिलनाडु का है। और कुचिपुड़ी बार बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कुचिपुड़ी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में है? एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो जो आपका कालाहारी मरुस्थल है ना ये आपका अफ्रीका में है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में है। पेन और कॉपी लेकर बैठे रहना, अभी मैथ वाले सर आ रहे हैं, उसके बाद से फिर मैं बवाल मचाने आऊँगा साइंस के लिए, ठीक है ना।
आपका नेक्स्ट है कि प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? अकबर, मोहम्मद बिन कासिम, हुमायूं और बाबर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। जो आपका प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था वो मोहम्मद बिन कासिम था। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कूच बिहार ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, फुटबॉल से, क्रिकेट से और बैडमिंटन से। तो कूच बिहार ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। कूच बिहार ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आप सभी लोगों को ये बात पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका क्रिकेट हो जाएगा। एग्रीकल्चर शर्ट का संबंध किससे है? एग्रीकल्चर शर्ट का संबंध किससे है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। एग्रीकल्चर शर्ट का संबंध किससे है? तो आपका एग्रीकल्चर शर्ट का संबंध जो है ना वो भी आपका क्रिकेट से है, क्रिकेट से है। दूसरा खेल का संबंध किससे है? तो जो दूसरा खेल है ना ये भी आपका क्रिकेट से ही है। ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दिल्ली से, बैरकपुर से, मेरठ से और लखनऊ से। बहुत दिन बाद हम लोग 1857 की क्रांति वाला से मिल रहे हैं। 1857 का क्रांति का विद्रोह आपका मेरठ से हुआ था, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद से मैथ वाले सर आ रहे हैं। पारुल चौधरी का संबंध किससे है? फुटबॉल से, कबड्डी से, दौड़ से और भाला फेंक से। तो नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? नीरज चोपड़ा का संबंध आपका भाला फेंक से है। तो इसका राइट आंसर पारुल चौधरी आपका दौड़ हो जाएगा, ठीक है ना। पारुल चौधरी का संबंध आपका दौड़ से है। अभी आप लोग का जीके का 25 प्रश्न समाप्त हो चुका है। अब आ रहे हैं मैथ वाले सर, ठीक है ना। तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ। आप लोगों को देखना है कि इंडियन नेवी एमआर में किस टाइप के प्रश्न मैथ का पूछा जाता है, ठीक है ना। भाइयों, मैं शिवम कुमार निषाद नीले डिफेंस कैरियर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं नेवी एमआर। नेवी एमआर का जीके जीएस का क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। मैथ का क्वेश्चन जो शुरू होगा 26 नंबर से। पहला क्वेश्चन यह है कि पहली 20 सम संख्याओं का योग कितना होगा? हमसे क्या कह रहा है? प्रथम 20 सम संख्याओं का योग। तो प्रथम 20 सम संख्याओं का योग पहले हम लिखेंगे प्रथम n सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। क्या होता है? n प्लस 1। ये फार्मूला है, ये फार्मूला लिख लीजिएगा, हमेशा काम देगा। क्या है? प्रथम n सम संख्याओं का योग n प्लस 1। n का मान क्या दिया? आप कह रहे हैं पहली सम 20 सम संख्याओं का। तो हम क्या करेंगे? n के जगह पे 20 रख देंगे और यहाँ पे रख दिए 20 और प्लस 1 है तो 1। यह हो गया बाबू 20 और 20 और 1 जोड़े तो कितना हो गया? 21। 21 में 2 का गुणा किए तो 21 दूना कितना हो गया बाबू? 42, 420। और ऑप्शन में हमारा कौन सा दिख रहा है? चौथा नंबर दिख रहा है 420। क्लियर है? आगे देखिए, कह रहा है 2 भागा 2 गुणे 2 है। प्रति मतलब अपान है, बट्टे 2 भागा 2 और गुणे 2। इस पूरे का वैल्यू कितनी होगी? यही क्वेश्चन कर रहा है। समझ में आया? यहाँ नहीं अगर समझ में आया तो यहाँ लिख दिए हैं। क्वेश्चन को समझ में तो अच्छे से आ रहा होगा। अब देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं? कोष्टक सॉल्व करते हैं। तो 2 भागा 2 दूना क्या हो गया? 4 बट्टे 2 में 2 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 1। 2 में 2 का भाग करिए तो 1 गुणे 2। ये हो गया। अब 2 इसको लिख सकते हैं 2/4 और इसके नीचे क्या है? 2 और इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1। इसे अंक क्या करेंगे? भाग के रूप में है तो पलट देंगे। तो इसे लिख सकते हैं 2/4 और गुणे 1/2। 2 से 2 कट गया तो क्या बचा? 1/4 और 1/4 ऑप्शन नंबर हमारा 3 दिख रहा है, 1/4। क्लियर है? आगे देखिए, कह रहा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 676 है तो x का मान होगा। यह मूल्य नहीं है, x का मान है। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर बराबर 676 दिया है। तो देखेंगे 676 किसका वर्ग है, 26 का वर्ग है। किसका वर्ग है, तो एक्स बराबर लिख सकते हैं प्लस माइनस 26, ठीक। और ऑप्शन में दिया है 26 नंबर दूसरा, तो यही हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए, कह रहा है 36 और 84 का मौसा ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 36 और 84 का मौसा। तो यह 36 हो गया और यह 84 हो गया। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे एक तरीका यह है, इसमें देखेंगे बड़ी संख्या कौन है, 18। तो देखेंगे 18 से दोनों कट जा रहा है, तो 18 से 36 कट जाएगा, लेकिन 18 से 84 नहीं कटेगा, तो 18 नहीं होगा। अब देखेंगे इन तीनों में बड़ी कौन संख्या है, 12 है। 12 से चेक करेंगे तो 12 3 36 और 12 7 84, तो क्या हो रहा है, 12 से कट जा रहा है। तो इस तरह से 12 ऑप्शन मार सकते हैं। दूसरा तरीका यह करेंगे, 36 है तो 36 का खंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 6 गुणे 6 लिखेंगे, या इसे और तोड़े तो 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 यही लिखेंगे। 84 का लिखें तो 84 है तो 84 को लिखेंगे, यदि इसमें 2 का डिवाइड किए तो क्या हो गया, 2, यह हो गया 4 और वह 2 हो गया, फिर 2 का किए तो 2 और 2 हो गया, फिर 2 का किए तो 2 दूना 4 दूना 8, 3 के 24। अब इसमें क्या करेंगे, इसका खंड करने के बाद 12 7 84 होता है, तो हम क्या करें, 4 3 12 और 7 कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 7, ठीक है। तो अब देखेंगे जो दोनों में मिलेगा वही होगा हमारा मौसा। HCF बराबर क्या होता है, जो दोनों में क्या होता है, मिलता है। तो दोनों में क्या मिला है, यहाँ 2 2 है, यहाँ भी 2 2 है, देखिए, और 1 3, तो यहाँ 2 2 और 1 3 मिल रहा है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, इस तरह से भी 12 आ गया। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है, देखेंगे सबसे बड़ा कौन है उसी को लेकर भाग दे देंगे। यह है बड़ा, लेकिन इससे कट नहीं रहा है, 12 से कट रहा है तो 12 कर दिए हैं। दूसरा तरीका ये गुणनखंड विधि कर दिए हैं। एक भाग विधि होता है, उसको बाद में बताएंगे, पहले ये देख लीजिए, ठीक। कर रहा जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम कर दिया गया, क्या कर दिया, कम कर दिया गया, तो बिक्री कर की गई साइकिलों की संख्या में 20% बढ़ जाती है। दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 4% की कमी होगी कि वृद्धि होगी, कि 10% की वृद्धि होगी, कि 10% की कमी होगी, यह हमें निकालना है। जब भी इस तरह का देखिए, एक चीनी वाला खपत वाला देता है, कितना बढ़ा दे कि खपत कम हो जाए, बिक्री कर अधिक हो जाए। जब भी इस तरह का और यह साइकिल दे दिया उसके जगह पे, तो कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए एक कंसेप्ट इसे आप लोग सिखाए हैं कि जब भी दे तो प्लस माइनस एक्स और प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100, यह फार्मूला है, ठीक है। अब प्लस यह प्रदर्शित करता है कि कितनी वृद्धि हो रही है, माइनस यह प्रदर्शित करता है कितनी कमी हो रही है। तो अब पहले सवाल में देखिए 20% की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। जब कमी हो रहा है तो हम माइनस लिखेंगे और 20% लिख देंगे, क्योंकि पहले कमी हो रहा है। फिर आगे कह रहा है बिक्री कर की गई साइकिलों की संख्या में 20% बढ़ जाती है। जब बढ़ रहा है तो प्लस लिखेंगे 20%, क्योंकि वृद्धि हो रही है। उसके बाद से यहाँ देखिए, पहले x का मान माइनस है तो क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 20 गुणे प्लस 20 बटे 100। तो एक माइनस है एक प्लस है, यहाँ तो कट गया। अब प्लस का गुणा माइनस में किए तो क्या हो गया, माइनस 20 गुणे 20 बटे क्या हो जाएगा 100। यहाँ 2 0 से 2 0 कट गया तो 2 दूना 4%, माइनस 4%। माइनस बताए हैं, माइनस साइन क्या प्रदर्शित करता है कि 4% की क्या हो गई, कमी हो रही है। तो 4% की हम क्या कर देंगे, 4% की कमी। और 4% की कमी वाला ऑप्शन देख रहे हैं, पहला ही है 4% की कमी, तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम जाएंगे। क्लियर है। आगे देखिए, कर अनिल ने अपने रेडियो को 180 रुपये में 10% की हानि पर बेचा, तो रेडियो का लागत मूल्य क्या था। अच्छा ये बताइए, 10% हानि के बाद 180 है, मान लिए लागत मूल्य क्या है 100। लागत मूल्य कितना मान लिए, लागत मूल्य 100 मान लिए, 100 रुपये है। अब 100 में यदि हमें 10% हानि हो गई, कितनी हो गई
-10% की हानि हो गई। माइनस यहाँ ये हमेशा माइनस यही प्रदर्शित करता है कि हानि हो रही है, और प्लस यह प्रदर्शित करेगा कि लाभ हो रहा है। तो हानि हो गई तो 100 में 10 निकल गया तो कितना बचा 90। लेकिन वास्तविक मान हमारा कितना है, 90 नहीं है, कितना है 180 है। तो रेशियो 90 रेशियो को 180 के हम बराबर कर लेंगे। और यहाँ देखिए 0 से 0 कट गया, और यह 9 दूना कितना हो गया बाबू 18। तो 1 रेशियो बराबर कितना मिला हमें 2। तो अब इस 2 का हम इसमें लागत मूल्य में गुणा कर लेंगे। यहाँ पे लाके 2 का गुणा किए तो कितना हो गया 200। लागत मूल्य कितनी हो गई 200, और ऑप्शन में हमारा तीसरा नंबर मिल रहा है 200। क्लियर है? आगे देखिए, कह रहा है 40, 10, 25, 30, 35 और x का औसत 25 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। औसत बराबर क्या होता है, योग बट्टे संख्या। यहाँ देखिए औसत इज इक्वल टू योग अपान संख्या, योग अपान संख्या, यही होता है फॉर्मूला। तो योग किसका करना है, पदों का योग ना। तो पद कितने हैं, पहले 40 है, तो देखिए हम क्या लिखेंगे, औसत दिया है 25। यहाँ देखिए औसत कितना दिया है 25, तो औसत की जगह पे 25 लिख दिए। इजिकल टू योग कितना है 40, तो 40 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 35 प्लस x। तो कुल पद जोड़ेंगे कितना है 1 2 3 4 5 और 6। तो संख्या कितना से भाग देंगे 6 से। 6 का इसमें गुणा किया 25, 6 का कितना हो गया 150 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 40 10 50, 50 और 20 70, 70 और 30 कितना हो गया 100, और 30 कितना हो गया 130 प्लस x। अब हम यह पढ़े हैं एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जब भी ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाती है। तो यहाँ बाबू 150 प्लस है, और यह प्लस है इधर है तो माइनस हो गया 130। अब बराबर क्या हो गया x। 150 में से 130 घटा तो क्या हो गया 20। हमसे x का मान पूछ रहा है, और x का मान कितना आ गया बाबू 20, और ऑप्शन नंबर एकदम पहला मिल रहा है। क्लियर है? आगे देखिए, कह रहा है 15 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 10 आदमी इसके दोगुने काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन लेंगे, यही है ना। तो इसके लिए एक सूत्र यहाँ बताए हैं, MDH मसाला जानते ही हैं, तो लिखेंगे MDH अपान W इंटू R, M1 D1 H1 W1 R1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपान W2 इंटू R2। यही हमारा पूरा फार्मूला है। अब इसमें जो देगा वही रख के हम लगाएंगे, ठीक है। टोटल यही होता है। इसमें हमारा आदमी दिया है, मतलब यम दिया है, और क्या दिया है दिन दिया है, और कार्य दिया है, ठीक। इसे M1 D1 W1 कर लेंगे, इसे M2 D2 और W2 कर लेंगे। तो अब देखिए आदमी की संख्या कितना दिया है 15, तो हम लिख दिए 15 आदमी एक काम को 20 दिन में कर रहे हैं। काम कितना है एक काम, ठीक है, करते हैं। तो यही कह रहा है 10 आदमी इसके दोगुने काम को, काम कितना है दोगुने काम को कितने दिन में करेंगे, यही है ना। तो यहाँ सीधा सीधा देखिए 1 0 से 1 0 खूब आराम से कट गया। 15 का गुणा 2 में किए तो 15 दूना हमारा 30 हो गया, और इधर बचा D बट्टे 2। 2 का गुणा कर दिए तो 30 दूना क्या हो गया 60। D बराबर कितना हो गया 60, और यही हो गया ऑप्शन नंबर हमारा 2। क्लियर है? D का मान कितना हो गया 60। 60 दिन में दोगुना काम हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा हितेश की आयु 40 वर्ष और रोहित की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5। पहले जब भी पूर्व कहे या पहले कहे तो हम माइनस करेंगे, बाद कहे या पश्चात कहे तो क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो पहले क्या दिया है 40 वर्ष हितेश की है, और 60 वर्ष किसकी है रोहित की है। पहले कह रहा है तो हम क्या करेंगे x वर्ष पहले, तो x घटा लेंगे, दोनों में से घटा लेंगे क्योंकि दोनों का उम्र घटेगा।
कितना हो जा रहा है 3/5, तो हम 3/5 कर लिए। अब जब इजिकल टू मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी इजिकल टू रहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। इसका 5 का 40 में किए तो 5 चौको 20, 200। 5 का x में किए माइनस है तो माइनस 5x। 3 का 60 में किए तो 36 18 180, प्लस का माइनस में किए तो -3x। ऐसे गुणा कर लेंगे। अब ये देखिए 200 है तो 200, यह 180 प्लस इधर आया तो क्या हो गया -180, और यह -5x इधर आया तो +5x। ऑलरेडी पहले से -3x है तो -3x रहने दिए। अब देखिए जोड़ पढ़े हैं, जब एक प्लस एक माइनस हो तो अधिक में से कम को हमेशा घटा लेते हैं। 200 में से 180 घटा तो 20 बचा। अब बाबू यहाँ पे 5 में से 3 घटा तो कितना बचा, 2 बचा, और 2 से यह खूब आराम से कट गया तो 2 1 2 10, तो x बराबर क्या हो गया 10 वर्ष पश्चात इन लोगों का अनुपात इतना था। और ऑप्शन में पहला ही दिया है 10 वर्ष। क्लियर है। आगे देखिए, कह रहा है 20 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लेती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करे, व्यक्ति को पार करे, तो लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई ही उसकी डिस्टेंस हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। यदि पुल या स्टेशन को पार करे या प्लेटफार्म को पार करे तो दोनों की लंबाई क्या होगी, जुट जाएगी। प्लेटफार्म की और रेल की लंबाई जुट जाएगी तो वही दूरी हो जाएगी। तो इसमें सिंपल आदमी कह रहा है, आदमी या पोल दो यही दो देता है, तो इसमें आदमी कह रहा है तो रेलगाड़ी की लंबाई वही हो जाएगी। चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे समय। तो कह रहे हैं आदमी या पोल देगा तो दूरी क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ आदमी दिया तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 120 मीटर, तो 120 मीटर लिख दिए। समय कितना दिया है 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड लिख दिए। और बाबू हम देख रहे हैं 0 से 0 क्या हो गया, कट गया, तो बचा कितना 12 मीटर प्रति सेकेंड। और 12 मीटर पर सेकेंड, इसमें दूसरा ऑप्शन दिख रहा है 12 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है। आगे देखिए, कर 5000 पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, यह देख लीजिए। साधारण ब्याज इज इक्वल टू, साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100। यही है मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100। मूलधन कितना है बाबू, मूलधन है 5000, तो 5000 लिख लिए। दर कितना है 5%, वर्ष कितना है 5 वर्ष, बट्टे क्या हो गया 100। 2 0 से 2 0 खूब आराम से कट गया। हम देख रहे हैं 5 5 25, 25 5 क्या हो गया 125, 5 5 25, 25 5 125, और 1 0 बचा तो 1 0, तो 1250 रुपये होगा। 1250 ऑप्शन नंबर 2 हमारा दिख रहा है। क्लियर है। आगे देखिए, करा यदि गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन होगा। तो सबसे पहले गोले का फॉर्मूला आना चाहिए। देखिए यह गोला है, ठीक है, यही गोला है। तो गोले का क्या होगा, गोले का पहले आयतन हम लोग पढ़ें। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। यही गोले में जब भी पूछेगा तो यही दोनों में से कोई पूछेगा। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग लर्न कर लीजिएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, गोले का आयतन पूछ रहा है। तो आयतन का सूत्र V बराबर, आयतन V बराबर क्या पढ़े हैं 4/3 पाई आर क्यूब।
और आर का मान कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो आर के जगह पे हम रख दिए 6, तो 4/3। पाई का मान रखना नहीं है, पाई को पाई रखना है, आर का मान 6 है, इस पर 3 घात है तो 3 6 हम लिख दिए, ठीक है। और एक 6 देखिए यहाँ से कट गया, 3 दूना 6, अब 6 6 के 36, 36 दूना कितना हो गया 72 गुणे 4 गुणे पाई, ठीक है। अब इसमें 4 का गुणा किए तो 4 दूना 8, 7 चौको 28, 288 पाई, और 288 पाई एकदम पहला नंबर ऑप्शन है, ठीक है, 288 पाई। क्लियर है ये फार्मूला, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, बहुत उपयोगी है यह। आगे देखिए, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4:3:2 है तो सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। अब देखिए ये त्रिभुज है, यह ए है, यह बी है और यह सी है। तो यहाँ कितना दिया है 4 अनुपात दिया, तो हम 4x मान लिए, इसको 3x मान लिए, और इसको क्या मान लिए बाबू 2x मान लिए। और हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो हम तीनों कोणों को जोड़े हैं, जैसे जोड़ दिए 4x धन 3x और धन 2x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। तो अब यहाँ से जोड़े तो 4 3 7 2 9x बराबर क्या हो गया 180 डिग्री। तो 9 से इसको काट दिए तो कितना हो गया x बराबर 9 दूना 18 20 डिग्री। x का मान कितना हो गया 20 डिग्री। तो बड़ा कोण पूछ रहा है, तो बड़ा कोण यह है 4 वाला, तो लिखेंगे 4 गुणे 20 बराबर कितना हो गया 80 डिग्री। यदि छोटा वाला पूछता तो क्या लिखते 2 गुणे 20 बराबर 40 डिग्री, ठीक है। अब ये जो भी पूछेगा वह हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम लोग का मैथ का वाला पोर्शन 13 क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब 12 क्वेश्चन जो जीएस का है वो नीलेश सर आएंगे, आप लोग को पढ़ाएंगे। आप लोगों के 25 प्रश्न जीके के समाप्त हो चुके हैं, 25 प्रश्न मैथ के समाप्त हो चुके हैं। अब चलते हैं साइंस के तरफ, ठीक है ना। तो साइंस भी आप लोग देख लो, आप लोग अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताना कि आपका कितना सही हो रहा है। आपका साइंस का पहला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है चैडविक, रदरफोर्ड, न्यूटन और डाल्टन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन का खोज ईटा पर नाच। इसका मैं आप लोगों को बताया भी हूँ कई बार, इसका सूत्र होता है ना ईटा पर नाच, ठीक है ना। क्या होता है ईटा पर नाच होता है, इसका सूत्र होता है ईटा पर नाच। यहाँ पर बोला गया है कि न्यूट्रॉन का खोज, ठीक है ना। जैसे ई हो गया ना, तो ई से आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ई से क्या हो जाएगा ई से आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आप सभी लोगों को ये ट्रिक अपने दिमाग में बैठा लेना है, हो सकता है यहाँ से आपका एक नंबर फिक्स हो जाए। और ई से इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ पर ट दिया है ना, तो मतलब उससे आपका टा यहाँ पर दिया है ना, तो थॉमसन यहाँ से बना लेना है। मतलब सेम तो नहीं है, लेकिन मतलब आप लोग को यहाँ से मतलब हो जाएगा, ठीक है ना, याद हो जाएगा। जे थॉमसन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। अब यहाँ पर दिया है ना, जैसे पी से आपका प्रोटॉन हो जाएगा, पी से क्या हो जाएगा पी से आपका प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है ना। और प्रोटॉन का खोज किसने किया था, यहाँ आर दिया ना, तो आर से आपका रदरफोर्ड हो जाएगा, आर से आपका क्या हो जाएगा रदरफोर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद से आपका यहाँ पर जैसे न दिया है ना दिया है, तो आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है ना। आपका न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, तो चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से एक प्रश्न बन सकते हैं, तीनों में से कोई पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक, ठीक है ना। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन का खोज बोला गया है, तो न्यूट्रॉन का खोज आपका चैडविक हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है स्पंज क्या है, कवक, जीवाश्म, पादप और पशु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका स्पंज क्या होता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये सारा प्रश्न शायद मैं पहले करा भी चुका हूँ। तो स्पंज आपका पशु होते हैं सब, स्पंज आपका पशु होते हैं सब, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। प्रकाश का वेग को 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को, 365 दिन को और 100 वर्ष को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। प्रकाश वर्ष 100 दिन को कहते हैं,
मतलब 100 वर्ष को, प्रकाश वर्ष 100 वर्ष को कहते हैं। प्रकाश वर्ष 100 वर्ष को कहते हैं, दिमाग में बैठा लेना, प्रकाश वर्ष 100 वर्ष को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि किसी गतिशील पिंड को का वेग दोगुना करने पर दोगुना होता है, त्वरण, संवेग, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी गतिशील पिंड का वेग दोगुना करने पर दोगुना होता है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संवेग, ठीक है ना, संवेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि शक्ति का मात्रक क्या है? तो ये भी कोई बताने वाला बात है क्या? शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक है ना, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, शक्ति का मात्रक वाट होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संपीड़ित कंपनी में कौन सी ऊर्जा होती है? संपीड़ित कंपनी में कौन सी ऊर्जा होती है? ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ऐसे प्रश्न जब आपके पेपर में आएंगे ना तो आपके होश एकदम उड़ जाएंगे, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। संपीड़ित कंपनी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। लेकिन टेंशन ना लो, जितना लोग इस चैनल से जुड़े हुए हो, जितना भी प्रश्न कराऊंगा याद करा के भेजूंगा, ठीक है ना। पराश्रय तरंगे की आवृत्ति है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पराश्रय तरंगों की आवृत्ति कितनी है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, ठीक है ना, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर मतलब पराश्रय तरंग का आवृत्ति है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि किसी पौधे का खाद्य चालन उत्तक होता है, पोषवाह और जाइलम और मृदुतक और काइमा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी पौधे का खाद्य चालन उत्तक होता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। प्रश्न को समझने का कोशिश करना। किसी पौधे का खाद्य चालन उत्तक होता है, इसका राइट आंसर पोषवाहक फ्लोएम हो जाएगा, ठीक है ना। किसी पौधे का खाद्य चालन उत्तक होता है, इसका राइट आंसर पोषवाह फ्लोएम हो जाएगा। ये नेक्स्ट प्रश्न है कि एक प्रकाश वर्ष का मात्रक है, एक प्रकाश वर्ष का मात्रक कितना होता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक प्रकाश वर्ष का मात्रक कितना होता है? शायद ये मैं आप लोगों को कराया भी हूँ, ठीक है ना। एक प्रकाश वर्ष का मात्रक कितना होता है? सभी लोग इसका राइट आंसर बताओ, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका 10 पर 15 घात हो जाएगा, 10 पर 15 घात मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष का मान आपका, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? 10 पर 15 मीटर, मतलब 10 पर 15 घात मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी नहीं पिया हूँ, गला एकदम सूख गया है। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, प्रोटॉन का प्रवाह, न्यूट्रॉन का प्रवाह और किसी अज्ञात ऊर्जा का प्रवाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। लिखा गया है किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि गुरुत्वीय बल का मान होता है, गुरुत्वीय बल का मान कितना होता है? अब पृथ्वी पर सभी जगह बराबर होता है, सभी स्थानों पर बराबर होता है, चंद्रमा पर अधिक क्योंकि त्रिज्या कम है, पृथ्वी की अक्षांश पर निर्भर करता है। तो गुरुत्वीय बल का मान क्या होता है? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पृथ्वी की अक्षांश पर निर्भर करता है हो जाएगा, ठीक है ना। गुरुत्वीय बल का मान आपका हो जाएगा पृथ्वी की अक्षांश पर निर्भर करता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित यौगिकों में किसमें आयनिक बंधन नहीं होता है? कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मेथेन और पोटेशियम नाइट्रेट है। तो इसका राइट आंसर आप लोग फटाक से बताओ, ठीक है ना। अभी तो आज मैं लाइट भी नहीं बंद किया हूँ, तो आप लोगों को कैसा लगा है बताना जरूर, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका मेथेन हो जाएगा, ठीक है ना। इसका निम्नलिखित यौगिकों में किसमें आयनिक बंधन नहीं होते हैं? तो मेथेन में कोई भी आयनिक बंधन नहीं होते हैं। अभी आप लोग के 50 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 50 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। और जितने भी साथियों को कोर्स से लेना है अभी कोर्स ले लोगे तो सही रहेगा, नहीं तो बाद में कहोगे कि भाई 149 रुपया हो गया, 99 रुपया हो गया। कम तो किया हूँ ना, 49 रुपया तो कहीं से भी भाई ले सकते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मैं बहुत गरीब हूँ, तो मेरे भाई मुझे पता है, लेकिन 49 रुपये में तो आप लोग का व्यवस्था हो ही सकता है, इसलिए तो मैं इतना कम प्राइस रखा हूँ।
मेहनत तो अगर देखोगे ना तो उससे तुलना नहीं कर पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।